देख सकते हैं ये बॉल है, बॉल को गिराया गया है, ठीक है ना। तो बॉल गिर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर से कहाँ आ रहा है, इसको यहाँ तक ए से बी तक आने में मान लेते हैं कि इसको लगा कि कब होगा, जब एक बॉडी या जब एक ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। जी हाँ बच्चों, ये आज का हमारा चैप्टर है जिसमें हम मोशंस और रेस्ट का कंसेप्ट के बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज आपका स्वागत है संवेदनम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है, का जो पहला पॉइंट है वो है मैकेनिक्स। ओके बच्चों, देखो मैकेनिक्स क्या है, आपको पता है कि साइंस जो है, साइंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्दर हम बात करेंगे अपने हिसाब से, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, क्या ना बच्चों। तो ये जो हमारा मोशन चैप्टर है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और बच्चों इसमें क्या है कि हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा बेसिक्स दे जाएंगे, और जिसमें हम पहली पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है मैकेनिक्स। बहुत बच्चों को आइडियाज नहीं होता है कि आखिरकार हम सिर्फ, क्योंकि चैप्टर में तो मोशन से दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ मोशन और रेस्ट वहाँ से स्टार्टिंग है, पर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और पीछे देखते हैं कहाँ से वो लिंकअप है। तो बच्चों देखो, मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स ये फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं बच्चों। हम डिस्कस इसमें करते हैं किसके बारे में, मोशन ऑफ द बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें अंडरलाइंग कॉजेस। आखिरकार जो मोशन हो रहा है बॉडीज में, आप अपने आसपास बहुत सारे मोशंस देखते होंगे, ठीक है। मोशन हालांकि कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी तरीके के मोशंस होती है ना। ट्रांसलेटरी मोशन होता है ना, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन है ना, रैंडम मोशन है, पीरियोडिक मोशन है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मोशंस जो हैं, ठीक है, आखिरकार बॉडीज में देखे तो जाते हैं। और प्लस में उन मोशंस का क्या कॉज है, क्या बिना कॉज के वो चीज़ें हो जाती है, क्या कि बिना कॉज के किसी भी बॉडी में मोशन आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो बात आती है कि अच्छा, तो अगर हम बॉडीज ऑफ मोशंस जो है बॉडी में वो हम पढ़ रहे हैं और उसका कॉज पढ़ते हैं, तो वो हम किस पार्ट में पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। अब बच्चों देखो, इसमें मैकेनिक्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या है कि एक है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स, और दूसरा है डायनेमिक्स। बच्चों काइनेमेटिक्स क्या है, कहता है कि स्टडी ऑफ मोशन, है ना। हम इस काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ मोशंस को पढ़ते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि हमको इसमें कारण वारण से कोई मतलब है नहीं। हमें सिर्फ बता दो भैया कि मोशन क्या होता है ना, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या, अब क्यों प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन, क्यों वेलोसिटी आ रही है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। बट अगर मैं वही डिस्कस करूं डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स कहता है कि यस, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है, और प्लस में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, यस, उसके इफेक्ट्स के बारे में। और यही फोर्स जो होता है वो क्या बनता है, मोशन का कारण बन जाता है। ओके, तो ओवरऑल कहने का मतलब है बच्चों कि आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में, चूंकि आपको चैप्टर में डिस्कस ही करना है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स, हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट को हम, उसके कॉज को हम इसमें नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट आपका है, कहता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट आप जानते ही होंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अगर वो नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको मोशन के बारे में नहीं जानकारी है तो आपको होना भी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि नहीं होगा, होगा ही। देखो बच्चों, मोशन तुम लोग करते आ रहे हो, कहता है मोशन क्या होता है, कहता है कि, है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। अच्छा, पोजीशन चेंज करेगा तो उस पोजीशन को चेंज करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लेता है, यानी कि मैं यहाँ हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि मैं वहां से यहां चला आया, उस एंड से इस एंड पे आया मैंने, इसके बीच में मैंने कुछ टाइम लिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक और चीज है इसमें, एक और चीज ऐड होता है कि विद रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बच्चा? विद अ रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। मतलब मैं अपने मोशन में अपने पोजीशन में चेंजेस ला रहा हूं, तो टाइम तो ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, बट अब इस पोजीशंस को चेंज करते हुए कौन देख रहा है मुझे? तो आप लोग देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट बन गए, कि आप रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, आपके रेस्पेक्ट में मैं क्या किया हूं? अपना पोजीशन चेंज। ठीक है ना? तो यानी कि बच्चों ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमें मोशंस को डिफाइन करना होता है तो हम रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि यस ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या रेस्ट में है। ओके, तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस पॉइंट, तब हम कह सकते हैं कि मोशन में है। अगर मैं वही बात करूं कि देखो रेस्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोजीशन में चेंज नहीं लाएगा। ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट क्या चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रेफरेंस पॉइंट। क्या ना? इट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत? आई होप कि ये मोशन और रेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बच्चों देखो टाइप्स ऑफ मोशन में कहता है कि ट्रांसलेटरी मोशन होता है। इसमें दो तरीके का मोशन है। एक होता है लीनियर, मतलब जो स्ट्रेट पाथ पे चलता है ना, तो लीनियर बोलेंगे। एक होता है कर्वी लीनियर, मतलब जो कर्व पाथ पे चलता है। और दोनों मिला करके हम बोल देते हैं कि बॉडी के पास कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। अब है एक सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट कौन से पाथ पे चलता है, अगर वो मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो मैंने बोल दूंगा कि यस उसके पास कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इफ अ बॉडी रिपीट इट्सेल्फ है ना एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बॉडी जो है अपने आप के मोशन को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब मैं यहाँ से यहाँ गया, 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ आया, 1 सेकेंड लगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कौन सा मोशन है? मेरे पास पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, ये रिपीट itself at regular interval of time, interval of time. ओके, इज इट क्लियर? अब बात आती है नॉन पीरियोडिक का। तो डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये बच्चे ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा होगा बट हाँ माइंड में नहीं होगा, मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है ना? अब बात आती है कि देखिए हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप समझते होंगे, एक सीधी रेखा, क्या ना, 1 डायमेंशन, है ना, यानी कि सिर्फ आपके पास या तो आप फॉरवर्ड जा सकते हैं या तो आप बैकवर्ड आ सकते हैं, है ना, 1 डायमेंशन है। तो और ये स्ट्रेट लाइन भी है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर मोशन। ओके, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये सीधा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना, तो ये क्या कहलाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं, पास ये गाड़ी है, ठीक, और ये गाड़ी जो है वो स्ट्रेट पाथ पर गया, मतलब पॉइंट ए से कहाँ चला गया? वो पॉइंट बी तक। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये जो मेरे पास
जो मोशन हुआ इस बॉडी के पास, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसका मतलब ये लीनियर मोशन है इसके पास। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं हम मोशन इन प्लेन। ये जो मोशन इन प्लेन का मतलब हो गया, देखो ये जो मोशन है ये 1D है। 1D का मतलब हो गया कि या तो बॉडी फॉरवर्ड जाएगी, फिर उसके बाद या तो बॉडी क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी। कोई दिक्कत है? फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड, है ना। बट इसमें देखो बॉडी क्या है, इसमें बॉडी 2 डायमेंशन में जाती है ना। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्सिस जाती नहीं है, मतलब हम उसको क्या करते हैं कि मूवमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो 2 डायमेंशंस में होता है ना। कि यहाँ पर देखो हम सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही जा सकते हैं, ठीक है ना। बट आप यहाँ पे क्या है कि आप इधर भी जा सकते हैं ना, आप इधर भी जा सकते हैं। तो आपके पास मोशन के लिए 2 डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड ही नहीं, आप राइट और लेफ्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यस, अब देखिए यहाँ से हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से शुरू होता है। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। और बहुत मज़ेदार फिजिक्स है तो मज़ेदार होगा ही ना। फिर फिजिक्स में जब तक आप एंजॉय नहीं कीजिएगा, मज़ा नहीं लीजिएगा, तब तक वो चीज़ें बोरिंग हो जाती है। ओके, देखो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या सिंपल सी बात है, मैं समझा चुका हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि जब बॉडी होगी एक स्ट्रेट पाथ पर जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट पाथ पे जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो फॉरवर्ड जा सकती है या तो बैकवर्ड जा सकती है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो वही बात है यहाँ पे लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉल है, बॉल को गिराया गया है, ठीक है ना। जो बॉल गिर रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, यानी कि ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब इस बॉल के पास कौन सा मोशन है, इस बॉल के पास लीनियर मोशन है। ये भाई साहब को देखो पीछे की चीजें ब्लर दिख रही है ना, पीछे की चीजें ब्लर दिख रही है, इसका मतलब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इनको कहूँ जल्दी जाना है। ये हाफ पैंट में निकल चुके हैं, है ना, स्कूटी लिए हाफ पैंट पर निकल चुके हैं। तो ये जो मोशन आप देख रहे हैं इनका, है ना, ये एक पाथ स्ट्रेट पाथ में है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि हवा में उड़ के जा रहे हैं। तो बच्चों इनके पास भी जो मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, नाउ अब देखो बच्चों हमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई ना कोई पोजीशंस को डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि डिस्क्राइबिंग पोजीशन, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्या क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ओके, कोई यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ये व्यक्ति क्या है, इसको हमने बना लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक। अब होगा क्या कि कोई बॉडी है, चलो यहाँ पर एक बॉडी है, ओके। ये जो बॉडी है, ये बच्चा, ये जो व्यक्ति है, ये देख रहा है इसको, ठीक है ना। और फिर ये क्या हुआ, ये यहाँ से देखा, आफ्टर समटाइम्स ये जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ चला है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट, ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट बना, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक ए पॉइंट पे था, नाउ अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो गया, बी पॉइंट पे हो। तो इनको ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है, जो होगा वही क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये रेफरेंस पॉइंट ही क्या करेगा, ठीक है, विद ये रेफरेंस पॉइंट ही क्या करेगा, ये पोजीशंस को डिस्क्राइब करेगा कि आखिरकार भैया जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ठीक है। ओके, तो हमें किसी भी बॉडी का मोशंस को अगर बताना है, पोजीशंस को बताना है, हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा। यानी कि रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए कि
ये मैंने एक रास्ता बनाया, ये पाथ बनाया। तो अगर बॉडी मूव करेगी तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करेगी ही करेगी। मान लेता हूँ कि मैं जो हूँ ये यहाँ पर है, ये बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी है क्या ना, वो यहाँ पर बॉडी है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और इस रेफरेंस पॉइंट के अलॉन्ग मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है वो यहाँ से चल के ये ओरिजिन ले लेते हैं, ओ है, ठीक है। और ये ए पॉइंट है, उसके बाद ये बी पॉइंट है, उसके बाद ये क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मैं ले लिया डी पॉइंट, उसके बाद लिया मैंने ई। अब ये जो बंदा है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, या तो ये फॉरवर्ड जाएगा या तो ये बैकवर्ड आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट लेना है ताकि हम मोशंस को डिस्क्राइब कर सके, क्या ना। तो लेट्स सी कि मान लेते हैं कि ये यहाँ से भी 10 किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर है, यहाँ 5 किलोमीटर है। तो अगर ये बंदा इस ओरिजिन से आगे तरफ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और मान लेते हैं कि वो बी पॉइंट तक चला आया, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या किया है, वो ट्रेवल किया है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है डिस्क्राइबिंग पोजीशंस की, पोजीशंस को डिफाइन करना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट से ही मेजर करना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन आप कहीं बीच से, आप ए से नहीं डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी वहाँ से हम बताएंगे, क्या ना। यानी कि डिस्क्राइब पोजीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो बेसिक्स थी, क्या ना। अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ना। अब कहता है कि ये है क्या, फिजिकल क्वांटिटी आप समझते होंगे, वैसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी में आता है, और इसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको, और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और भी चीज़ें। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब ये है कि मैं यहाँ से, देखो ये पॉइंट ए ले लो तुम, और ये पॉइंट बी ले लो, मैं ए के पास हूँ, और नाउ अब मैं ए से मूव करना शुरू किया, और ये जिगजैग पैटर्न में ये जो कर्व पाथ है, इस पाथ को फॉलो करके मैं बी पे आ गया। तब अब मैं ए से कहाँ आ गया, बी पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो टोटल जो लेंथ है ना इस पाथ का, जितना टोटल लेंथ होगा ना मेरा डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना। क्या कहता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर इस लेंथ, ये जो पाथ है ना, अगर ये 20 किलोमीटर का होगा, इसका मतलब क्या है कि मैंने ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इज इट क्लियर। नाउ अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस को स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको क्या हो जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब आपने पढ़ रखा था कि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये बॉडी है और मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, और इसको यहाँ तक ए से बी तक आने में मान लेते हैं कि इसको लगा, कितना समय लगा है, इसको लग गया आपको 20 सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और 20 सेकेंड में ये क्या हो रहा है, ये अपना डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम 5 मीटर को हम 20 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं 5 मीटर को जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा किसके साथ, इस समय के साथ, ठीक है ना, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा
कि आखिरकार हमने इस स्पीड से चलते हुए इतने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, नाउ अब कहता है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब सर ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है ना? स्केलर क्वांटिटी देखिए, समझिए, देखो बच्चे दो क्वांटिटी होती है, ठीक है ना? एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है बच्चों, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, देखो बच्चों, अगर ये 15 लिखा हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना? ये कोई वैल्यू है। अब मैंने इसमें लिख दिया किलोमीटर, तो ये यूनिट है। ये क्या है बच्चों? ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है? और ये क्या है आपका? किलोमीटर है, तो क्या है बच्चा, ये बताओ? किलोमीटर है तो ये क्या है? ये यूनिट है, जो बताएगा कि आखिरकार ये जो वैल्यू है वो किसका है। किलोमीटर है तो डिस्टेंस, कोई लेंथ कवर किया गया होगा। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अगर मैं 15 किलोमीटर ईस्ट लिख दूं, अरे सर ये क्या हो गया? अगर किसी बंदे ने आपसे पूछा कि भैया बताइए कि हमें इस रास्ते पर जाना है, तो आप क्या कहिएगा? 10 किलोमीटर चल जाइए। 10 किलोमीटर क्या जाइए, कहाँ जाइए? कोई तो रेफरेंस पॉइंट दीजिएगा ना। हाँ, 10 किलोमीटर ईस्ट चले जाइए, 10 किलोमीटर वेस्ट चले जाइए, या उस बिल्डिंग के सीधे चले जाइए। तो कहीं ना कहीं आप एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट के आप ले करके उसको फिर आप डायरेक्शन बता रहे हैं, यानी कि उसमें डायरेक्शन का सेंस आ रहा है ना? तो वही चीज इसमें कहता है कि 15 किलोमीटर ईस्ट चले जाइए, है ना? दाएं चल जाइएगा, बाएं चल जाइएगा, सीधा चल जाइएगा, है ना? या सामने चल जाइएगा। तो ये सब क्या है? ये सब डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। तो मतलब क्या है सर कि अगर कोई भी वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी, ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी मेंशन है, तो वो वेक्टर कहलाता है। ओके, इसका मतलब सिंपली दो चीजों से आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है बच्चे? इसमें डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ स्केलर कहलाएगा। तो कहा सर कि सर डायरेक्शन तो सर स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि देखो डायरेक्शन में ना डिस्टेंस से, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब है कि आप कहीं से निकले हैं और कहीं को गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये ए है और ये बी है, तो यहां से ए से बी गए हैं आप, यहां से ऐसे इस पाथ से गए, पाथ 1 है, यहां से यहां गए पाथ 2 है, यहां से यहां गए पाथ क्या है? 3 है। तो क्या पाथ 1 पाथ 2 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या पाथ 3 के बराबर होगा? नहीं। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब इससे गए हैं तो कुछ और डिस्टेंस, इससे गए हैं तो कुछ और डिस्टेंस, इससे गए हैं तो कुछ और डिस्टेंस। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं आता है। और दैट्स वाई ये क्या है आपको बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है और ये पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, एक और पॉइंट बचा इसमें, कहते हैं इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। अब नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है? कुछ तो सेंस बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, पोजीशन ए, पॉइंट ए के पास है, अब यहां से ये अपने या तो नॉर्थ या तो साउथ या ईस्ट या वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा। अगर नहीं जाएगा तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो नहीं जाएगा तो जीरो डिस्टेंस। अगर गया कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव होगी। नेगेटिव में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। -20 किलोमीटर, -20 किलोमीटर का क्या मतलब है?
कोई सेंस नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो नॉन नेगेटिव है। मतलब क्या है बच्चों कि नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, ये 0 हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू देगी, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक कि आई होप कि सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्टेंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि आखिरकार डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट। डिस्टेंस अगर छोटा डिस्टेंस है तो मीटर ले लो, बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर ले लो, है ना, मीटर किलोमीटर, है ना। ये हम डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज किया करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यस वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, ये ए पोजीशन है और यहाँ पे बी पोजीशन है, और यहाँ से ये घूमते हुए यहाँ चला, ठीक है ना। एक बॉडी है जो ए के पास है, फिर वो बी के पास चला है कुछ समय में। तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ जो है वो 20 किलोमीटर का अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ए जो है वो बी के पास आने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 20 किलोमीटर का होगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एन ओ, नो 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 नो, ना ना। तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। यस, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब यहां पे क्या है कि इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल से क्या होता है हमको मतलब होता है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है आपका, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। आप कहाँ से घूम करके आए हैं, है ना, आप बीच में कहीं रुक गए थे, किसी से मिलने चले गए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। आप घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, अब बीच में आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, डिस्टेंस को मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों की जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यानी कि ए से बी की जो दूरी होगी ना, ये 20 किलोमीटर नहीं होगी, ये 20 किलोमीटर से क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब बच्चों कि जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, आप कह सकते हैं लंबी दूरी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कैसा पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। सर बोलो, इनिशियल से फाइनल से मतलब है, मतलब क्या, मतलब ये है कि हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, चलो ऐसे गया, पाथ 1 से गया, पाथ 2 से गया, और उसके बाद पाथ 3 से गया। तो इसमें से कौन डिस्प्लेसमेंट है और कौन डिस्टेंस है? तो पहला वाला डिस्टेंस है, तीसरा वाला डिस्टेंस है, सेकेंड वाला बउआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। प्लस में ये डिस्टेंस भी है, ये आपका डिस्टेंस भी है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। तो वही कहता है कि ये दोनों, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, ये डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बट ये दोनों है, डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, प्लस में इसमें डायरेक्शन से सेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको इनिशियल और फाइनल से मतलब है। आप बीच में कहाँ गए, क्या ना, आप बीच में कहाँ चले गए उससे कोई मतलब नहीं है। आप पाथ 1 से आए हैं तो घूम के आए हैं, पाथ 2 से गए हैं, 3 से गए हैं तो घूम के गए हैं, ठीक है ना। आप सीधे सीधे घर नहीं पहुंचे हैं आप, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन का सेंस है ना, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना बच्चों। ओके, और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई मतलब है नहीं इसको, ठीक है ना। ये पाथ से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, पाथ से मतलब नहीं है। पाथ से किसको मतलब होता है, तो पाथ से इसको डिस्टेंस को मतलब होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ बच्चों, ये नेगेटिव हो सकता है। कैसे नेगेटिव होगा सर, थोड़ा सा बताइए। चलिए हम बताते हैं, बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं
देखिए समझिए, ये यहां से मैंने ये पोजीशन ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया -2, है ना। ये इंटीजर वाले पढ़ते हो मैथमेटिक्स में। बच्चा ओरिजिन से बच्चा एक आगे गया, डिस्टेंस पॉजिटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, सीधा गया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सीधा गया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, डायरेक्शन चेंज करता तो डिस्टेंस बन जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा, ठीक है ना। मान लेते 2 किलोमीटर का डिस्टेंस टेबल किया उसने, पॉजिटिव गया। अब देखो फिर से वो घूम करके वापस अपना ही घर पे आ गया, तब जहां से गया था वहीं पे चला आया। यानी कि पोजीशन देखो, पोजीशन ए से शुरू हुआ था उसका, बी पे गया था, वापस बी से कहां चला आया, वो ए पर चला आया। तो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस सर गया था 2 किलोमीटर और आया भी 2 किलोमीटर, टोटल 4 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हमको इनिशियल और फाइनल से मतलब है, इनिशियल और फाइनल से मतलब है, हमको पाथ से मतलब है नहीं। तो बताइए बच्चों कि यहां से शुरू हुआ था और यहीं पे आके खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, लड्डू लड्डू, ठीक है, गोल गोल अंडा। बस समझ में आ रहा है? तो अगर ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, बी से वापस ए पर आ गया 0 हो गया। लेकिन अगर ये फिर से वापस पीछे की तरफ चला आया है, यानी कि अपने ओरिजिन पोजीशन से जब वो पीछे की तरफ आ जाए तो वहां पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट पाथ पे पढ़ रहे हैं, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। फॉरवर्ड गए या तो नहीं गए, कहीं चुपचाप खड़ा है, या चुपचाप खड़ा है, फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड गए, फिर वापस यहाँ आ गए और फिर हम पीछे की तरफ चले आए। तो जब ओरिजिन पोजीशन से आप पीछे की तरफ आइएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बउआ, नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, ये वो नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा कहता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ऑलवेज होगा, और बराबर भी होगा। बराबर कब होगा, बड़ा तो हमेशा समझ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया ना ये वाला पाथ, जैसे ये वाला पाथ मैंने बनाया कि अगर ए है और ए से घूम करके आ रहा है बी पर और फिर वापस इस पाथ से आ रहा है इस पर, पाथ 1, पाथ 2 और ये वही सीधा तीसरा। तो बताओ बच्चों, मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर है और ये मान लेते हैं कि ये 15 किलोमीटर है। अब बताओ पहले वाले केस में बताओ कि क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ए से कहाँ है, बी पर है, ए से कहाँ है, ए से बी पर है, ए से बी पर आने में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, पता बताइए। पाथ 1 पाथ 3 पे कंपेरिजन करेंगे तो पाथ 1 बड़ा है, मतलब डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। यानी कि यहाँ पर ये 15 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर क्या है, ये कम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया ना डिस्टेंस से। अब समझिए सेकंड वाला से कंपेयर कीजिए, सेकंड वाला 30 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ बनेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी डायरेक्ट आया है, थर्ड वाला पाथ। तो यहाँ देखिए 15 है, ये 30 है, तो बताइए तो डिस्टेंस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 15 से हुआ ना, मैग्नीट्यूड बड़ा है कि नहीं बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी पाथ सेकंड वाला में भी डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन 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 हम पाथ थर्ड की बात करें तो बच्चों देखो यही डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी ये हो सकता है, बिल्कुल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ए से बी यहाँ डिस्टेंस टेबल किए हैं, 15 किलोमीटर डिस्टेंस टेबल किए हैं, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हाँ सर डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि सीधा स्ट्रेट पाथ है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं है। डायरेक्शन चेंज है क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं है, सीधा स्ट्रेट पाथ गया है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, डायरेक्शन है, सीधा है। तो यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट बनेगा। मतलब यस, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अगर देखो यहां लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, होगा ही। इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट, जब एक बॉडी या जब एक ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। जब चेंज नहीं करेगा तब उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा।
ठीक है ना। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको कवर्ड अप हो गए होंगे, ठीक है ना बच्चों, क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल थैंक्स फॉर अटेंडिंग, और संवेदनम क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूले। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।